नमस्कार। आज हम दो ऐसे विचारकों की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके विचारों ने कह सकते हैं दुनिया को हिला कर रख दिया। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल और कार्ल मार्क्स। बिल्कुल। और ये रिश्ता कोई सीधा साधा गुरु चेले जैसा नहीं था, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा था जैसे किसी ने एक शानदार इमारत का नक्शा लिया और उसे उलटकर मतलब एक पूरी तरह से नई चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, एक तरह से री इंजीनियरिंग कह सकते हैं। हमारे पास हेगल और मार्क्स द्वंद्वात्मक उलटफेर के कुछ अंश हैं। ये इस दिलचस्प बौद्धिक रस्साकशी को समझने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, ये जरूरी स्रोत है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स ने हेगल के विचारों का इस्तेमाल कैसे किया और इससे भी जरूरी उन्हें पूरी तरह से पलट कैसे दिया। हम खास तौर पर उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति, उनके आदर्शवाद बनाम भौतिकवाद के नजरिए और हाँ, राज्य पर उनकी सोच के फर्क पर ध्यान देंगे। ये बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं। अक्सर लोग मार्क्स का वो जुमला दोहराते हैं कि हेगल ने द्वंद्वात्मकता को सिर के बल खड़ा कर दिया था और उसे पैरों पर लाने की जरूरत थी। हाँ, बहुत मशहूर है ये। सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है मार्क्स हवा में तो पैदा नहीं हुए होंगे। हेगल का उन पर जरूर कोई असर रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हेगल को नजरअंदाज करके मार्क्स को समझना नामुमकिन है। मतलब मार्क्स का शुरुआती पूरा बौद्धिक जीवन ही हेगल के विचारों से जूझने में बीता, उन्हें समझने और फिर उनकी तीखी आलोचना करने में। अच्छा। हेगल ने मार्क्स को वो औजार दिया जिसे उन्होंने बाद में हेगल के ही खिलाफ इस्तेमाल किया, और वो सबसे महत्वपूर्ण औजार था द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में हेगल के लिए इसका क्या मतलब था? ये प्रक्रिया है, एक विचार यानी थीसिस सामने आता है, फिर उसके भीतर ही उसका विरोधाभास एंटीथीसिस छुपा होता है, और इन दोनों के टकराव से एक ज्यादा उन्नत और व्यापक विचार सिंथेसिस जन्म लेता है। अच्छा, वाद प्रतिवाद संवाद जैसा। बिल्कुल। और ये नया विचार फिर से एक थीसिस बन जाता है, और ये चक्कर चलता रहता है। चेतना लगातार ऊपर उठती जाती है। तो ये दिमाग और विचारों के स्तर पर होने वाला एक तार्किक और कह सकते हैं आध्यात्मिक सफर था। अच्छा, तो ये विचारों का एक तरह का आंतरिक संघर्ष और विकास है। और हेगल का एक और मशहूर विचार है अलगाव, एलियनेशन जिसे कहते हैं। क्या ये भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था? हाँ, पर उनके लिए अलगाव एक जरूरी मगर अस्थायी पड़ाव था। हेगल मानते थे कि गाइस्ट को खुद को पूरी तरह जानने के लिए पहले खुद को बाहरी दुनिया जैसे प्रकृति, इतिहास में प्रकट करना पड़ता है। मतलब खुद को बाहर देखना पड़ता है? हाँ, एक तरह से खुद को वस्तुनिष्ठ बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस में वो थोड़ी देर के लिए भूल जाती है कि वो असल में क्या है। वो खुद से अलग हो जाती है। लेकिन ये अलगाव जरूरी है ताकि वो बाद में और ऊंची समझ के साथ खुद में वापस लौट सके। ये सब कुछ चेतना के दायरे में ही हो रहा था, एक दार्शनिक प्रक्रिया। दिलचस्प। तो हेगल के लिए इतिहास भी इसी गाइस्ट यानी परमात्मा की कहानी थी, उसकी आजादी की तरफ बढ़ने की कहानी। बिल्कुल। हेगल इतिहास को यूं ही घटनाओं का सिलसिला नहीं मानते थे। उनके लिए इतिहास तर्क संगत था, उसका एक मकसद था। और वो मकसद था स्वतंत्रता। हाँ, आत्मा का अपनी स्वतंत्रता को अधिकाधिक समझना और पाना। ये प्रगति विचारों के टकराव और उनके समाधान से चलती थी, और हेगल का मानना था कि ये यात्रा आधुनिक संवैधानिक राजशाही, जैसा उन्होंने प्रशिया में देखा, में अपनी मंजिल पर पहुंचती है। अच्छा, प्रुशिया राज्य में। हाँ, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिकता का संतुलन स्थापित होता है। सब कुछ विचारों से तय हो रहा था। ठीक है, तो ये हेगल का ढांचा है, विचारों से चलने वाली द्वंद्वात्मकता, आत्मा का अस्थायी अलगाव और इतिहास का विचारों के जरिए स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। अब आते हैं मार्क्स पर। उन्होंने हेगल के इन शक्तिशाली विचारों का क्या किया? क्या उन्हें पूरी तरह फेंक दिया या कुछ और? फेंका नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनाया और पूरी तरह बदल दिया। यही मार्क्स की मौलिकता है। वो हेगल की इन अवधारणाओं द्वंद्वात्मकता, अलगाव, इतिहास को लेते हैं, लेकिन उन्हें आसमान से उतारकर जमीन पर ले आते हैं। जमीन पर मतलब वो उन्हें आदर्शवादी चश्मे से नहीं, बल्कि ठोस भौतिक दुनिया के नजरिए से देखते हैं। ये कैसे? जरा द्वंद्वात्मकता से शुरू करते हैं। मार्क्स की द्वंद्वात्मकता हेगल से कैसे अलग थी? देखिए, हेगल के लिए द्वंद्वात्मकता विचारों का नाच थी, है ना? मार्क्स के लिए ये जमीनी हकीकत का संघर्ष था। जमीनी हकीकत का संघर्ष। हाँ,
मार्क्स की द्वंद्वात्मकता समाज के उत्पादन के तरीकों में छिपे अंतर विरोधों से पैदा होने वाली वर्ग संघर्ष की कहानी है। ये कोई अमूर्त चीज नहीं, बल्कि इतिहास की ठोस भौतिक प्रक्रिया है। उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे सामंतवाद के अंदर के विरोधाभास, जमींदार और किसान का संघर्ष, ये पूंजीवाद को जन्म देते हैं। फिर पूंजीवाद के अपने विरोधाभास, पूंजीपति और मजदूर का संघर्ष, ये बढ़ते हैं, जो मार्क्स के अनुसार आखिरकार एक वर्गहीन साम्यवादी समाज की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ संघर्ष विचारों का नहीं, बल्कि भौतिक शक्तियों और सामाजिक वर्गों का है। समझ गई। तो द्वंद्वात्मकता विचारों के खेल से निकलकर असल जिंदगी की लड़ाई बन गई। और अलगाव के बारे में क्या? हेगल का अलगाव तो आत्मा का खुद को भूलना था। मार्क्स का अलगाव कैसा था? मार्क्स का अलगाव हेगल की तरह कोई दार्शनिक पहेली या अस्थायी चरण नहीं था। तो फिर क्या था? ये पूंजीवादी व्यवस्था में जीने वाले मजदूर की रोजमर्रा की कड़वी हकीकत थी। बहुत ठोस और दुखद स्थिति। कैसे? मतलब क्या क्या शामिल था इसमें? इसमें पहला अलगाव था मजदूर का अपनी मेहनत के उत्पाद से। वो चीजें बनाता है, पर वो उसकी नहीं होती, उन पर मालिक का हक होता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, वो उत्पादन की प्रक्रिया से ही अलग हो जाता है। काम उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं, अपनी रचनात्मकता दिखाने का जरिया नहीं, बस पेट पालने की मजबूरी बन जाता है, एक बोझ। तीसरा, वो अपनी मानवीय प्रकृति से अलग हो जाता है। मार्क्स इसे स्पीशीज बीइंग कहते हैं, मतलब इंसान की वो क्षमता जिससे वो स्वतंत्र रचनात्मक काम करके खुद को व्यक्त करता है। पूंजीवाद में ही मुमकिन नहीं हो पाता। और चौथा, वो दूसरे इंसानों से भी अलग थलग पड़ जाता है। पूंजीवाद सबको एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना देता है। ये सब किसी आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि भौतिक परिस्थितियों की देन है, खासतौर पर निजी संपत्ति और दिहाड़ी मजदूरी की। ये तो बहुत मार्मिक तस्वीर है। अलगाव सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीता जागता दर्दनाक अनुभव बन गया। और इतिहास, अगर हेगल के लिए इतिहास विचारों की कहानी थी, तो मार्क्स के लिए क्या था? मार्क्स के लिए इतिहास का इंजन आर्थिक था। सीधी सी बात, इतिहास अलग अलग आर्थिक युगों की एक श्रृंखला है, जैसे आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद। और एक युग से दूसरे युग में बदलाव कैसे आता है? टेक्नोलॉजी और उत्पादन के तरीकों में बदलाव से। लेकिन इस बदलाव का असली वाहक कौन है? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष? हाँ, मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा भी, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। शोषक और शोषित वर्गों के बीच का ये टकराव ही इतिहास को आगे बढ़ाता है। और इस इतिहास का लक्ष्य क्या है मार्क्स के अनुसार? एक साम्यवादी वर्गहीन समाज की स्थापना, जहां निजी संपत्ति न हो, वर्ग न हो और अलगाव का खात्मा हो जाए। तो यहाँ भी इतिहास को चलाने वाली शक्ति कोई रहस्यमयी आत्मा नहीं, बल्कि भौतिक अंतर्विरोध और वर्ग संघर्ष हैं। तो यहाँ हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं जिसे आपने महान उलटफेर कहा। ये फर्क साफ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ विचार, आत्मा, चेतना, दूसरी तरफ पदार्थ, अर्थव्यवस्था, वर्ग संघर्ष। ये आदर्शवाद बनाम भौतिकवाद का टकराव है ना? बिल्कुल सही। ये दर्शन के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। दुनिया को चलाने वाली असली चीज क्या है? हमारा मन, हमारे विचार, या फिर ठोस भौतिक चीजें और हमारी आर्थिक जरूरतें? पहले हेगल को दोबारा देखें। हाँ, देखते हैं। हेगल का दर्शन परम आदर्शवाद कहलाता है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। उनके लिए चेतना यानी विचार या आत्मा, गाइस्ट ही मूल है, वही प्राथमिक है। और ये दुनिया? आत्मा खुद को इन चीजों में प्रकट करके ही अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाती है। इतिहास का असली हीरो या कर्ता यही आत्मा है, और इतिहास को आगे बढ़ाने वाली ताकत विचारों का आपसी टकराव और उनका समाधान। और यहीं पे मार्क्स का वो प्रसिद्ध वाक्य आता है कि हेगल ने चीजों को सिर के बल खड़ा कर दिया था, उसे पैरों पर लाना है। बिल्कुल। मतलब हेगल ने विचारों को सबसे ऊपर रखा, दुनिया विचारों से चल रही थी। मार्क्स ने कहा नहीं, दुनिया पैरों पर खड़ी है, यानी भौतिक आधार पर। आपने एकदम सही पकड़ा। अब मार्क्स के नजरिए को देखिए, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। यहाँ कहानी पूरी उलट जाती है। कैसे? यहाँ प्राथमिक क्या है? पदार्थ, ठोस भौतिक दुनिया, हमारे जीने की वास्तविक परिस्थितियां। खास तौर पे हम उत्पादन कैसे करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कारखाने, हमारे खेत और उत्पादन के साधनों का मालिक कौन है? यही चीजें समाज के रिश्तों, कानून, राजनीति और यहाँ तक कि हमारी सोच और संस्कृति को भी तय करती हैं। तो फिर इतिहास का हीरो कौन है मार्क्स के लिए? कोई आत्मा नहीं, बल्कि हाड़ मास के जीते जागते इंसान, जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं और वर्गों में बटे हुए संघर्ष करते हैं। तो फिर मार्क्स के अनुसार इतिहास को चलाता कौन है?
अगर हेगल के लिए विचारों का संघर्ष था तो मार्क्स के लिए क्या था? मार्क्स के लिए इतिहास की मोटर है उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच का अंतर्विरोध। थोड़ा समझाएंगे इसे, उत्पादन की शक्तियां और संबंध? हाँ जरूर। उत्पादन की शक्तियां मतलब टेक्नोलॉजी, मशीनें, लोगों का काम करने का हुनर वगैरह। उत्पादन के संबंध मतलब समाज में संपत्ति का मालिकाना हक कैसा है, कौन मालिक है कौन मजदूर, यानी वर्ग संरचना। अच्छा। मार्क्स कहते हैं कि जब उत्पादन की शक्तियां, जैसे नई मशीनें आ गई, नई तकनीक आ गई, इतनी विकसित हो जाती हैं कि मौजूदा उत्पादन के संबंध, जैसे पुरानी जमींदारी या पूंजीवादी व्यवस्था, उनके लिए बाधा बनने लगते हैं, तो टकराव होता है। टकराव? हाँ, पुरानी व्यवस्था इन नई शक्तियों को रोकती है और तब होती है सामाजिक क्रांति, जो पुराने संबंधों को तोड़कर नई शक्तियों के मुताबिक नए संबंध स्थापित करती है, जैसे सामंतवाद की जगह पूंजीवाद का आना। ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाली बात है ना, कि आर्थिक आधार बेस ही समाज के ऊपरी ढांचे सुपर स्ट्रक्चर जैसे कानून, राजनीति, धर्म, कला को तय करता है। हाँ, मोटे तौर पर यही विचार है। और इसी से जुड़ा है मार्क्स का वो मशहूर कथन जो हेगल की सोच पर सीधी चोट करता है। कौन सा कथन? मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। मतलब हमारी सामाजिक हस्ती हमारी सोच को आकार देती है। बिल्कुल। इसका मतलब है हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या मान्यताएं हैं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि समाज में हमारी जगह क्या है, हम किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, हमारी आर्थिक हालत कैसी है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, और इससे ये भी साफ हो जाता है कि दोनों के लक्ष्य कितने अलग थे। बिल्कुल। जैसा कि मार्क्स ने खुद कहा था, दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की केवल विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है, मुद्दा उसे बदलना है। व्याख्या करना बनाम बदलना। हाँ, हेगल का काम दुनिया को समझना था, ये दिखाना था कि वो तर्कसंगत है। मार्क्स का काम दुनिया को बदलना था, उसमें क्रांति लाना था। एक तरह से हेगल दर्शक थे, मार्क्स खिलाड़ी बनना चाहते थे। ये इतना बड़ा फर्क है, तो जाहिर है ये फर्क उनके समाज और सरकार यानी राज्य को देखने के नजरिए में भी झलकता होगा। राज्य के बारे में उनके विचार कैसे टकराए? हाँ, राज्य पर उनके विचार उनके बुनियादी दार्शनिक मतभेद का सबसे साफ उदाहरण है। जहां हेगल राज्य को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे, हाँ, इतिहास का शिखर मानते थे, बिल्कुल, वहीं मार्क्स उसे शक की निगाह से देखते थे, बल्कि शक से भी ज्यादा आलोचना की निगाह से। हेगल इतना ऊंचा दर्जा क्यों देते थे, एक बार फिर से बताएं। हेगल मानते थे कि आधुनिक संवैधानिक राज्य जैसे प्रशिया मानवीय तर्क और नैतिकता की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। ये गाइस्ट यानी आत्मा के विकास का चरम बिंदु है। उन्होंने समाज के विकास को 3 चरणों में देखा, परिवार, फिर नागरिक समाज, जहां स्वार्थों की होड़ होती है। हाँ, बाजार, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। हेगल मानते थे कि नागरिक समाज में टकराव रहता है। तीसरा चरण है राज्य, जो परिवार की एकता और नागरिक समाज की अनेकता को मिलाकर एक उच्चतर एकता बनाता है। राज्य सबके सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करता है। हेगल के लिए राज्य तर्क और स्वतंत्रता का साकार रूप था। तो राज्य एक तरह से कह सकते हैं समाज की सभी बुराइयों का हल था हेगल के लिए, लेकिन मार्क्स तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। कतई नहीं। मार्क्स ने हेगल के इस राज्य प्रेम का मजाक उड़ाया। मार्क्स के लिए राज्य कोई पवित्र या निष्पक्ष संस्था नहीं थी। तो क्या थी? उनके विश्लेषण के मुताबिक राज्य समाज की अधिरचना, सुपरस्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कानून, सरकार, पुलिस, सेना, अदालतें वगैरह। और ये अधिरचना किस पर टिकी होती है? समाज के आर्थिक आधार पर, बेस पर, यानी उत्पादन के रिश्तों पर और उस वर्ग के हितों पर जो उत्पादन के साधनों का मालिक है। मतलब राज्य असल में शासक वर्ग का हथियार है। बिल्कुल। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में राज्य असल में पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआजी का ही एक उपकरण है। उसका काम है मजदूर वर्ग, प्रोलेटेरिएट को दबाकर रखना, निजी संपत्ति की रक्षा करना और पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि पूंजीपतियों का मुनाफा बना रहे। हाँ, और उनका दबदबा कायम रहे। ये स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि वर्ग उत्पीड़न का एक जरिया है। इसीलिए मार्क्स का मानना था कि मजदूर वर्ग को क्रांति करके इस बुर्जुआ राज्य को उखाड़ फेंकना होगा। और उसके बाद क्या मार्क्स कोई नया राज्य बनाना चाहते थे? शुरुआत में हाँ। क्रांति के बाद एक संक्रमणकालीन दौर होगा, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही कहा, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। तानाशाही, ये शब्द तो थोड़ा... हाँ, शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है।
इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक तानाशाह होगा, बल्कि ये कि मजदूर वर्ग सत्ता पर काबिज होगा और पुराने पूंजीवादी अवशेषों को खत्म करेगा। लेकिन मार्क्स का अंतिम लक्ष्य राज्य को बनाए रखना नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? उनका मानना था कि जब साम्यवादी समाज पूरी तरह स्थापित हो जाएगा, जहां कोई वर्ग नहीं होंगे, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, तब राज्य की जरूरत ही नहीं रहेगी। राज्य की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि राज्य तो वर्गों के होने से ही पैदा होता है। इसलिए वर्गहीन समाज में राज्य धीरे धीरे अप्रासंगिक होकर खत्म हो जाएगा, या जैसा एंगल्स ने कहा, मुरझा जाएगा, विदर अवे। बाप रे, कहाँ हेगेल का राज्य जो इतिहास का शिखर था और कहाँ मार्क्स का राज्य जो आखिरकार खत्म ही हो जाएगा। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बहस को समेटना चाहें, हेगेल से मार्क्स तक की इस बौद्धिक यात्रा का सार निकालें, तो क्या कहेंगे? कैसे मार्क्स ने हेगेल को उलट दिया? मूल बात यही है, मार्क्स ने हेगेल के दर्शन का इंजन यानी द्वंद्वात्मक पद्धति, ये विचार की विकास अंतर्विरोध और संघर्ष से होता है, उधार लिया। हाँ, वो औजार। हाँ, लेकिन उन्होंने इस इंजन को हेगेल की आदर्शवादी गाड़ी से निकालकर अपनी भौतिकवादी गाड़ी में लगा दिया। हेगेल ने इसे विचारों और आत्मा की दुनिया पर लागू किया था। मार्क्स ने इसे ठोस सामाजिक आर्थिक हकीकत, मनुष्य के श्रम और वर्ग संघर्ष पर लागू कर दिया। उन्होंने हेगेल के दर्शन को, जैसा आपने कहा, सिर के बल से हटाकर पैरों पर यानी भौतिक आधार पर खड़ा कर दिया। तो मुख्य अंतर एक बार फिर से दोहरा दें ताकि सुनने वालों को साफ हो जाए। जरूर। अगर मुख्य अंतरों को एक बार फिर देखें, असलियत क्या है? हेगेल के लिए परमात्मा, गाइस्ट; मार्क्स के लिए भौतिक पदार्थ और इंसानों का उत्पादक श्रम। इतिहास कैसे चलता है? हेगेल के लिए विचारों की द्वंद्वात्मकता से, मार्क्स के लिए भौतिक यानी वर्ग संघर्ष की द्वंद्वात्मकता से। और इतिहास का हीरो? मार्क्स के लिए सामाजिक वर्ग, खास तौर पर सर्वहारा वर्ग। अलगाव क्यों होता है? हेगेल के लिए आत्मा का खुद को बाहरी दुनिया में प्रकट करने से। मार्क्स के लिए निजी संपत्ति और मजदूरी वाली गुलामी से। और हल क्या है? समस्या का हल क्या है? हेगेल के लिए दर्शन के जरिए आत्मा का खुद को समझ लेना। मार्क्स के लिए क्रांति करके निजी संपत्ति को खत्म करना। संक्षेप में कहें तो मार्क्स ने हेगेल के भव्य आदर्शवादी महल की नींव हिला दी, उसे उलट दिया और उसकी ईंटों का इस्तेमाल करके भौतिकवादी विश्लेषण और क्रांतिकारी बदलाव का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली ढांचा खड़ा कर दिया। वाकई ये सोचना भी कमाल है कि कैसे एक विचारक के सिद्धांत दूसरे के हाथ में आके इतने बदल सकते हैं। एक का नक्शा दूसरे की क्रांति का हथियार बन गया। हाँ, ये बौद्धिक इतिहास का एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। और इस मोड़ के नतीजे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। आदर्शवाद से भौतिकवाद की तरफ ये जो बदलाव आया, इसने 20वीं सदी और उसके बाद की दुनिया पर अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, हर चीज पर गहरा और स्थायी असर डाला। हाँ, ये तो हम जानते हैं। ये बात अपने आप में सोचने लायक है कि कैसे एक तरीका जो आत्मा की गहराइयों को समझने के लिए बनाया गया था, हेगेल की द्वंद्वात्मकता, उस एक दुनिया को बदलने के लिए एक क्रांतिकारी औजार मार्क्स का भौतिकवाद में तब्दील कर दिया गया। ये दिखाता है कि विचारों में कितनी ताकत होती है। हाँ, कि वो कैसे हमारी दुनिया को देखने और उसे बदलने के तरीकों को शक्ल देते हैं। बिल्कुल, सच में इसने सोचने के लिए काफी कुछ दे दिया है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था, मार्क्स का वो दावा कि हमारा सामाजिक अस्तित्व हमारी चेतना को तय करता है। हाँ, वो कथन, अगर ये बात सच है या इसमें कुछ भी सच्चाई है, तो फिर आज के दौर में हमारे अपने विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी पसंद नापसंद, हमारी संस्कृति, ये सब किस हद तक उन छिपी हुई आर्थिक ताकतों और सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित हो रहे हैं जिनके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं। मतलब क्या हमारी आजाद सोच उतनी आजाद है जितना हम मानते हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हेगेल और मार्क्स की बहस से निकलकर सीधे हमारे आज के जीवन से जुड़ता है, और शायद इसी पर सोचना इस चर्चा का सही अंत होगा।